नमस्कार दोस्तों, हार्ट टॉक लाइव में एक बार आपके साथ मैं फिर जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक के जरिए। एक बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा है चूँकि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ चीन भारत और इस समय की वर्तमान स्थिति को लेकर के। देखिए, आज इस पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो वार प्रतिवार किया जा रहा है उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। और मुद्दा ये है कि ग्लोबल टाइम्स ने कांग्रेस की तारीफ की तो उस पर संबित पात्रा जी ने कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोला है। संबित पात्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स जो कुछ कर रहा है वो एक साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है जिसको कांग्रेस को भी समझने की ज़रूरत है और आपकी अपनी पार्टी को भी समझाने की ज़रूरत है। वैसे आप सब समझ रहे हैं। और इस संदर्भ में जब मोदी जी की तारीफ की थी ग्लोबल टाइम्स ने, तब भी मैंने कहा था कि ये चाइना का एक वॉर गेम का पार्ट है। उस अखबार पर, उसके संपादकीय पर, उसकी टिप्पणियों पर हम भरोसा कर भी कैसे सकते हैं जो चीन के सरकार के नियंत्रण में है। और चीन के सरकार के नियंत्रण में अगर कोई अखबार अपने संपादकीय के द्वारा अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, भारतीय राजनीतिक सोच को और हमारे राजनीतिक तौर तरीके को अगर प्रभावित कर लेता है तो अपने मकसद में वो कामयाब हो जाता है। और ग्लोबल टाइम्स फिलहाल यही कर रहा है। प्रोपेगेंडा के तहत वहाँ के जो संपादकीय हैं उसको हम ज़्यादा अगर तरजीह दे रहे हैं तो ये हमारी भूल है, पार्टियों की भूल है और राजनीतिक नेताओं के प्रवक्ताओं, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की भूल है। इस संदर्भ में अगर आज संबित पात्रा ने ग्लोबल टाइम्स का जिक्र करते हुए अगर कांग्रेस पर निशाना साधा है तो मैं मानता हूँ कि ये संबित पात्रा की व्यक्तिगत सोच हो सकती है। भाजपा की तरफ से अगर ये बात कही जा रही है तो इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि यही ग्लोबल टाइम्स लगभग 4 या 5 दिन पहले, और तब भी मैंने इसी लाइव के जरिए एक संकेत दिया था और टिप्पणी की थी कि चाइना अब बॉर्डर पर तो लड़ ही लड़ रहा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत वो लेखों के और संपादकीय के जरिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति को परखने की कोशिश कर रहा है। और चाइना इस तरह के एडिटोरियल को तरजीह क्यों दे रहा है ये भी हमें समझना होगा। ग्लोबल टाइम्स में अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में ढेर सारी बातें लिखी थी कि चाइना के लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं अपने नेता शी जिनपिंग के मुकाबले। तो ये बात सहज गले से नहीं उतर रही थी और तब भी मैंने कहा था कि हमें इस तारीफ में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीन का एक वॉर गेम है और इस वॉर गेम में वो हर तरीके से, सैन्य दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और सारे वैश्विक मानदंडों पर जितने भी तौर तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वैसे भी ड्रैगन की सोच और उनका तौर तरीका भी विश्वासघात करने का है। और इसी के तहत अगर ग्लोबल टाइम्स में कोई लेख लिखा जा रहा है, कोई संपादकीय लिखा जा रहा है, तो न किसी को खुशफहमी में आने की ज़रूरत है किसी पार्टी या राजनेता को, और न किसी को दुखी होने की ज़रूरत है, और कम से कम एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए संबित पात्रा ने ये जो कहा कि ये माँ और बेटे ने MOU साइन किया है, मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी और एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उसी तरह गलत है जिस तरह से राहुल अनाप शनाप प्रतिदिन जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। ऐसे भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक स्तर से नीचे की बात हो जाती है। और एक स्तर के नीचे की बात इस समय होना वो राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक इच्छा शक्ति को कहीं न कहीं हल्का करता है और उसका प्रभाव हमारे देश की सुरक्षा पर पड़ता है। अगर इस वॉरफेयर में, अगर इस वॉर गेम में चाइना जो है वो सफल होता है एक लेख के जरिए, और यहाँ पर 2 बड़े राजनीतिक और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती, कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं और वार प्रतिवार होता है, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इसमें चीन का अखबार जो है अपने मिशन में सफल हो गया और यही किया जा रहा है। और इस तरह से ग्लोबल टाइम्स के किसी लेख और उनके संपादकीय पर मैं लगभग 5 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में ग्लोबल टाइम्स ने ढेर सारी टिप्पणियां की थी, तब भी मैंने कहा था कि उसका एक वॉर गेम है। और इस स्थिति में, इन परिस्थिति में, जबकि गलवान से लेकर के
चुसूल तक भारतीय सेना जो है वो आक्रामक मोड में है, तो कहीं ना कहीं से भारत की सरकार को एक तरह से साधने की कवायद थी ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से। लेकिन ये सरकार और यहाँ के भी रणनीतिक सलाहकार जो हैं और रणनीतिक सहयोगी और जो रणनीतिक दृष्टिकोण से हर मुद्दे का मूल्यांकन करते हैं, वो इस तरह की टिप्पणियों का और इस तरह के कूटनीतिक प्रयासों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए ग्लोबल टाइम्स के इस टिप्पणी पर, ग्लोबल टाइम्स के द्वारा कांग्रेस पार्टी के तारीफ में लिखे गए बातों पर अगर संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता ने टिप्पणी की है तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि ग्लोबल टाइम्स की जो टिप्पणी है उसके लाइनों को भी समझा जाना चाहिए। और तब मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस बात की मैं जिक्र कर चुका हूं और उसी बात को ग्लोबल टाइम्स में कहा जा रहा है, और वो ये है कि अगले नवंबर से दिसंबर तक भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा भूचाल लाने की कवायद और कोशिशें हो रही हैं। जिस कोशिश में राष्ट्र विरोधी शक्तियां अगर संलग्न हो गई तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वही चर्चा ग्लोबल टाइम्स में आज की गई है, जिस पर संबित पात्रा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है कि भारत की सरकार आर्थिक मोर्चों पर बुरी तरह से घिर रही है और कांग्रेस उसको बेदखल करने के लिए एक तरह से इस टिप्पणी के जरिए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। और हमें नहीं खुशफहमी में आना चाहिए कम से कम देश की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को या प्रवक्ताओं को कि चीन के अखबारों में, उनके संपादकीय टिप्पणियों में, उनके बयानों में जो बातें आ रही हैं, न हमें उस पर विश्वास करना है, न उस पर भरोसा करना है और उससे न तो गलतफहमी पालनी है और न खुशफहमी पालनी है। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं को और कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं को और इस संदर्भ में संबित पात्रा की टिप्पणी का बिल्कुल विरोध करना चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की टिप्पणी करके आप सीधे सीधे राहुल गांधी की कैटेगरी में अपने आप को खड़ा करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री पर कोई ना कोई टिप्पणी करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर आप उन्हीं की भाषा को बोलते हैं तो आप में और राहुल गांधी, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी को जिंदा होता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी जैसे बेलगाम बेलौस नेता की टिप्पणी अगर संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और मुझे तो लगता है कि कम से कम इस तरह की टिप्पणी करवाने के पीछे भी एक बड़ी साजिश है, और अगर इस साजिश का शिकार भाजपा होती है तो उसका भी ठीकरा जो है वो प्रधानमंत्री पर फोड़ा जाएगा। इसलिए कम से कम पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर भाजपा को अपने प्रवक्ताओं पर लगाम कसने की जरूरत है, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और आपको सज करके बोलने की जरूरत है। काम बोलता है, आपकी भाषा नहीं। टिप्पणियां होती रहेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि आर्थिक स्थिति खराब है, ये देश के लोग समझ रहे हैं। ये इसलिए खराब है, इन खराबियों में भी हमारे पास संभावनाएं ढेर सारी हैं, क्योंकि कोविड की मार से पूरी दुनिया उस मार को झेल रही है, तो भारत भी झेल रहा है। और भारत जो है वो अनलॉक के फेज में जा रहा है और अगले नवंबर दिसंबर में हमारी जीडीपी की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। डिमांड एंड सप्लाई की स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन इन्हीं संदर्भों में जब हम ग्लोबल टाइम्स की टिप्पणियों पर अगर राजनीतिक वार प्रतिवार करेंगे तो हम एक तरह से चाइना के हाथों में खेल रहे हैं। और इसलिए वर्तमान में अगर ग्लोबल टाइम्स की कोई टिप्पणी की गई है तो संबित पात्रा ने अगर उसका हवाला दे करके कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो निशाना साधने का उनका जो तरीका है उसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन निशाना साधना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए और इस जवाब से मायने जो है स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी ग्लोबल टाइम्स ने लगभग एक सप्ताह के भीतर ही दो पार्टियों को एक तरह से निशाने पर लिया और उनको एक तरह से उद्वेलित करने के लिए उकसाने की कोशिश की। एक तरफ प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा तारीफ की और यहां तक बता दिया कि चीन के लोग शी जिनपिंग से ज्यादा प्रधानमंत्री को तरजीह देते हैं। इस तरह के जो टिप्पणियां हैं या इस तरह का जो सर्वे क्या है, प्रधानमंत्री मोदी अगर चीन में लोकप्रिय होते हैं तो उससे हमारा क्या लेना देना है। ये सहज है कि चीन के द्वारा ये प्रायोजित होता है, उसके पीछे एक कूटनीतिक गेम है और इस गेम को समझने की जरूरत है। और उसी कूटनीतिक गेम के तहत
चीन की तरफ से कांग्रेस के संदर्भ में टिप्पणी की गई है और इस टिप्पणी पर संबित पात्रा ने जो टिप्पणी की है उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इस समय चीन हमारा पड़ोसी नहीं रह गया है। भौगोलिक तौर पर वो पड़ोसी है, लेकिन वो हमारा दुश्मन है और दुश्मन के किसी भी गेम को समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के पहले हम ये देख लें कि कल जब रात के 10 लगभग 9:30 से 10 के बीच में लाइव हुआ था, तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वांग हेई के बीच जो रूस में वार्ता हो रही थी, उस वार्ता में 2 घंटे से ज्यादा बातचीत चली है और उसमें भारत के आक्रामक तेवर थे। और एक बार भारत ने फिर स्पष्ट कर दिया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि अप्रैल की स्थिति में चाइना को आना होगा। आक्रामक स्थिति में चीन है और चीन जो बार बार ये बयान दे रहा है कि भारत ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो उसको वापस लेना होगा। ये बात स्पष्ट कर दी गई, लेकिन चीन है कि अपनी फितरत से, अपनी आदत से बाज नहीं आता और चीन की तरफ से बयान दिया गया कि चाइना अपनी संप्रभुता की सुरक्षा करेगा और अपनी जमीन पर वो अपना हक नहीं छोड़ेगा। भारत ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। ये साइकोलॉजिकल गेम है और एक तरह से कूटनीतिक लड़ाई में ये बातें चलती रहती हैं, लेकिन भारत ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत अगर रणनीतिक महत्व के बिंदुओं पर उस परिक्षेत्र पर अपना कब्जा जमा चुका है, वहां पर तैनात हो चुका है, तो वो तभी किसी अगले मूवमेंट के बारे में सोचेगा जब चीन अप्रैल वाली स्थिति में अपने सीमा के अंदर लौट जाएगा। ना तो चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, ना भारत ने कब्जा किया है। हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें, राजनीतिक बातें चाहे जितनी हों, वास्तव में वो उन जगहों पर कब्जे की कवायद चीन के द्वारा की गई है जहां पर न भारत की सेना जा सकती है न चीन की सेना जा सकती है। और चूंकि LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर डिमार्केशन हुआ ही नहीं है, अरुणाचल से लेकर के लेह लद्दाख तक जितनी भी हमारी 3500 के करीब जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, उसका डिमार्केशन हुआ ही नहीं है। ये एक ऐतिहासिक सच है, ये हमें पहली बात समझना चाहिए। और उन स्थितियों में भूलवश या जानबूझकर या षड्यंत्रवश जो कुछ भी चीन की तरफ से किया गया समय समय पर, उसमें भूलवश तो बहुत कम, सिर्फ 0.1% है। 99.99% चीन ने जो है जानबूझ करके किया है, षड्यंत्र के तहत किया है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत भारत को धमकाने की कोशिश की है। और ये सिलसिला 1962 से लेकर के लगभग 11 बार तो बिल्कुल सीधे सीधे अरुणाचल से लेकर के लेह लद्दाख तक वो कर चुका है। अरुणाचल को वो भारत का क्षेत्र ही नहीं मानता, सिक्किम आउटर को वो भारत का क्षेत्र ही नहीं मानता है, और उसके लिए ढेर सारे भौगोलिक और जो जातीय जो उसका विभाजन है, उसका तौर तरीका है, उसके तहत वो बातें करता है। लेकिन इस सीमांत और सीमाई क्षेत्र के लोग भारत के साथ पूरी तरह से साथ हैं, और इसीलिए जनरल नरवणे और हमारे वायुसेना अध्यक्ष सबने एक साथ घोषणा कर दी है कि भारत को देखने के लिए तैयार है, बल्कि उस चुनौती को स्वीकार करते हुए चीन को बहुत ही सख्त जवाब देने की मुद्रा में आ चुका है, क्योंकि भारत की ऐसी तैयारी है। इसलिए एक बार फिर अभी भी कोई भी जो सीमा पर तनाव की स्थिति है उसमें कमी नहीं आई है। ऐसे में भारत के राजनीतिक पार्टियों को कम से कम चीन के संदर्भ में बहुत ही सदा बयान देना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स के एक लेख पर टिप्पणी की है, वो नितांत जरूरी नहीं था, गलत था। और इस तरह का काम अगर कांग्रेस भी करता है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, उसके राजनेता भी करते हैं, उसके प्रवक्ता करते हैं, भी करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन्हीं सब बातों का, ये जो हवा का रुख होता है, राजनीतिक हवा चलती है, राजनीतिक गलियारों में जो बातचीत चलती है और जो माहौल बनता है, इसकी परख ही चीन करता है। क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां एक पार्टी का रूल है और उसी के नियंत्रण में वो पेपर है, सरकारी अखबार है। वो ग्लोबल टाइम्स का लेख जो है वो चीन की सरकार की सोच को दिखाता है। और अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस
दोनों के प्रवक्ता, दोनों के राजनेता जानते हैं, तो न तो वहां के लेख से हमें बहुत खुश होने की जरूरत है और न निराश होने की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर पर पीएलए अर्थात चीन की आर्मी लड़ रही है और बीजिंग में बैठा ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर, वहां के संपादक, पत्रकार जो भी हैं, वो चीन के राजनेताओं की, वहां के कूटनीतिक विशेषज्ञों की सोच को अपने लेख में प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसके कारण अगर भारत में राजनीतिक बवंडर और बावेला मचता है तो हम फिर चीन के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए इस संदर्भ में दोनों पार्टियों की टिप्पणियां, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इस समय नितांत गलत है। बहरहाल फिलहाल इतनी बातों के संदर्भ में कम से कम इन दोनों पार्टियों के राजनेताओं को अब सबक सीखने की जरूरत है, उन्हें सद्बुद्धि आए, ऐसी हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि 130 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े ही गंभीरता से चीन को उसकी चाल को समझाते हुए उसी की भाषा में जवाब देने की बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में भारत को कामयाबी भी मिली है। और साथ ही साथ एससीओ समिट में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो चीन के रक्षा मंत्री वांग ही को जवाब दिया है, उसके बाद बौखलाहट में चीन का जो बयान आया है, उससे सहज समझा जा सकता है कि चुशूल से लेकर के गलवान और पैगोंग झील में के इर्द गिर्द भारत की सेना ने, भारत के एसएफएफ स्पेशल फोर्स ने जो कुछ भी किया है, हमारी आईटीबीपी ने जो कुछ भी किया है, उससे चीन बुरी तरह से बौखला चुका है, पस्त है। और इस ठंड के शुरू होने के पहले अगर वो लौटने की कोशिश करता है तो ठीक, नहीं तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस सर्दी में गलवान से लेकर के चुशूल के बीच में खून की नदियां बह सकती हैं, और वो होंगी चीनी सैनिकों की, क्योंकि वो भारत के क्षेत्र में अनर्गल घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे भारत के वीर जवान पूरी तरह से असफल करते हुए चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने की मुद्रा में खड़े हो चुके हैं। बहरहाल इस लाइव में इतना ही। हम आशा करेंगे कि हम सब चीन की कुत्सित चालों को समझते हुए एक सदी हुई भाषा में एक साथ अपना मंतव्य जाहिर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राजनेता और प्रवक्ता, कांग्रेस के राजनेता और प्रवक्ता विशेष तौर पर ध्यान दें। ये हम सब भारतीयों की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।